गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस समय ये लेक्चर देख रहा है। नाउ, इससे पहले हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कई सारे 2-3 लेक्चर्स हमने देख लिए, जिसमें हमने कवर किया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ, जब भी हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसे निकालने से पहले हमारे मन में ये आता है कि सर इसकी कॉस्ट निकाले कैसे, क्योंकि ये वो उनकी तरह नहीं है कि जहां हम एक फिक्स अमाउंट हर बार उन जो हमारे जो फंड प्रोवाइडर है उनको दे रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर या कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर हमें कुछ और मेथड्स के ऊपर फॉलो जो है जाना पड़ता है, कुछ और मेथड्स के ऊपर हमें निकलना पड़ता है। कैसे? देखिए, अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, आपको पता है कि आपका एम्प्लॉय है और आपको पता है कि इसको फिक्स सैलरी मुझे कितनी पे करनी है, हर महीने या हर क्वार्टरली, हर वीकली, पर डे, किस तरीके से आपका अरेंजमेंट है उस तरीके से आपको उसको पे करना रहता है। लेकिन जब हम बात करें कि आप खुद अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट में हो, तो फिर आपको क्या सैलरी पे की जाए इसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपकी सैलरी क्या है, आपकी कॉस्ट क्या है उस कंपनी के लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप अभी जो है वो बीकॉम करते हैं और बीकॉम करने के बाद किसी कंपनी में जाते हैं एक बतौर एम्प्लॉय। तो वहाँ पे आपको जो सैलरी मिल रही है, लेट्स से 12,000 15,000 जो भी आपको सैलरी एक मिलती है, तो वहाँ पे उसकी कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। उनको पता है, ठीक है, मैं इनको जो पे कर रहा हूँ 12,000 पे कर रहा हूँ, तो इनकी कॉस्ट हो गई 12,000 रुपीज़। लेकिन वहीं अगर आप अपने पिताजी की फैक्ट्री के अंदर एक अकाउंटेंट का काम करते हैं, अब वहाँ पे आपको कोई सैलरी पे नहीं की जा रही, क्योंकि आपकी खुद की फैक्ट्री है, आपकी खुद की वो शॉप है या आपकी खुद की फैक्ट्री है। तो ऐसे में आपकी कॉस्ट क्या है? जब हम पी एंड एल बना रहे हैं या जब हम उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, या कोई भी अगर हम बताएं कि आपकी कॉस्ट क्या है, तो वो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब उसे निकालने के लिए, यानी कि आपकी कॉस्ट बताने के लिए, हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि आपकी मार्केट में रेट क्या चल रही है पहला, या फिर ये हम कर सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी। यानी अगर आप यहाँ इस फैक्ट्री में काम ना करके कहीं और काम करते, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते, ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर आपको अगर जो भी आपके पिताजी दे रहे हैं वो ही आपकी कॉस्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हम कुछ भी सोच करके एक जो मेथड है वो फॉलो कर सकते हैं। तो सिमिलरली जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल निकालते हैं, वहाँ पर भी यही है, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का पैसा खुद के जो बिजनेस है उसमें लगाया है, वहाँ पे उनको कोई फिक्स अमाउंट नहीं मिल रहा है हर साल। अब ऐसे में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे इन्होंने 4 मेथड बताए हैं। सबसे पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, सेकंड है इक्विटी प्राइस अप्रोच, थर्ड है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और फोर्थ है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। वन बाय वन हम इन सब को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि इनसे हम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना मेथड, सबसे पहली अप्रोच पहला अप्रोच है डिविडेंड प्राइस अप्रोच या डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच। ये क्या होता है कि देखिए, जब भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होते हैं या जब ये इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो इनको एक डिविडेंड दिया जाता है हर साल, जो कि कांस्टेंट नहीं होता है, वो हर साल बदलता रहता है। बट और वो जो बदलता रहता है, हो सकता है किसी साल पे करे, किसी साल पे ना करे। लेकिन यहाँ पे जब हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो इन्होंने ये माना है कि मान लेते हैं कि एक ऐसा इक्विटी शेयर है जिसके अंदर हम कांस्टेंट डिविडेंड पे कर रहे हैं। कांस्टेंट डिविडेंड पे करने का मतलब है कि हर साल आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी है, उतना डिविडेंड आपको मिल जाएगा, उतना डिविडेंड आपको हर साल मिलता रहेगा। इसमें न तो कोई ग्रोथ होगी और ना ही किसी तरीके का कोई इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेगा। तो हर साल आपको एक कांस्टेंट डिविडेंड मिलता रहेगा। अब अगर हम अपनी जो पहली क्लास थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको अगर हम याद करें, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब भी आपको परपेचुइटी मिलती है, यानी कि हर साल आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता जाता है, तो वहाँ पे अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न पता है, रेट ऑफ रिटर्न पता है, तो आप उस परपेचुइटी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उस परपेचुइटी की वैल्यू पता है, और वो वैल्यू क्या होगी, उस इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है वो आपको पता होगी। अब ऐसे में अगर हमें पता है कि परपेचुइटी में हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है और परपेचुइटी की वैल्यू क्या है, तो हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें यही करना है। हमें यहाँ पे हर साल मिलने वाला एक अमाउंट पता है और
उसकी वैल्यू पता है, आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उस परपेचुइटी की, तो हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं और वो रेट ऑफ रिटर्न ही हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू हमें हर साल जो डिविडेंड मिलने वाला है वो डिवाइड बाई P0 यानी कि आज की डेट में उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया आज का पहला एक टॉपिक। अब इस पर हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट मैं पहले चाहूँगा कि मैं आपको एक और जो है अप्रोच बता दूँ। अब इस अप्रोच में क्या है कि देखिए, पिछले वाले में हमने माना था या हमने एक एज्यूम किया था, एजम्पशन ली थी कि जो डिविडेंड है वो हर साल कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन अब जो सेकंड अप्रोच है, या मैं डिविडेंड का ही जो अप्रोच है उसमें सेकंड जो हमारा अप्रोच है डिविडेंड अप्रोच के अंदर ही, उसमें यह बोला गया है कि हर साल आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो एक कांस्टेंट ग्रोथ है। दैट मीन्स आप हर साल 5%, 10%, 20% इंक्रीज कर रहे हो, और जो हर साल 5% इंक्रीज है तो वो हर साल 5% ही इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस साल 5%, अगले साल 10%, फिर वापस 5%, फिर 7%, ऐसा नहीं है। हर साल एक कांस्टेंट ग्रोथ से आप इंक्रीज कर रहे हो, हर साल आपकी जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है, डिविडेंड की जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो ये हमारी वापस से परपेचुइटी विथ ग्रोथ का टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ से ये लिंक हो जाता है कॉन्सेप्ट, और वहाँ से अगर हम लिंक करके इसका फॉर्मूला बनाए तो ये फॉर्मूला निकल के आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1, यानी कि जो डिविडेंड देंगे हम अगली बार, डिवाइड बाई P0। तो यहाँ से हमें निकल के आएगा हमारी जो पिछला वाला फॉर्मूला था उससे जो हमारा रिटर्न निकल के आएगा, प्लस उसके अंदर हम G यानी कि ग्रोथ रेट को डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जब हम वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालते हैं, जब हम वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालते हैं जिसमें आपका जो अमाउंट है, फिक्स अमाउंट जो आपको हर साल मिल रहा है, अगर वो ग्रोथ करना है तो वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट को डिवाइड किया जाता था, किससे, जो आपका हर साल का अमाउंट था। ठीक है, यानी अगर आपको हर साल अमाउंट मिलना है 10 रुपये, और हर साल आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, और जो 10 रुपये आपको मिल रहे हैं वो ग्रोथ होंगे एट द रेट ऑफ 5%, तो आपको करना क्या रहता था, 10 डिवाइड बाई 10 रेट ऑफ रिटर्न माइनस 5, तो ये निकल के आता था 10 डिवाइड बाई 5% विच इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, ये आपकी वैल्यू ऑफ निकल के आ जाती थी परपेचुइटी। अब अगर हमें यहाँ पे ग्रोथ रेट दी हुई है, हमें अगर 200 दिए हुए हैं, और हमें अगर हर साल का एक अमाउंट दिया हुआ है 10 रुपये जो कि ग्रोथ करेगा, तो हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं, और उसी रेट ऑफ रिटर्न को हमने यहाँ पे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूले जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लिंक है, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा आनी नहीं चाहिए आपको फॉर्मूले को याद करने में। उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि जो डिवेंचर्स है या डेट है या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उनमें जिस तरीके से फ्लोटिंग कॉस्ट होती है, यानी कि जो इशू करने की कॉस्ट होती है, सिमिलरली जो इक्विटी शेयर्स है उनमें भी अपनी एक कॉस्ट होगी उनको इशू करने की। अगर वो कॉस्ट आपको दी हुई है और आपको पता है या एस्टिमेशन कॉस्ट दी हुई है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आप D1 डिवाइड बाई P0 यानी कि जो प्राइस है उसको फ्लोटिंग कॉस्ट से रिड्यूस कर दोगे, प्लस ग्रोथ रेट आपको लेनी है अगर ग्रोथ रेट दी हुई है तो, और अगर ग्रोथ रेट नहीं है तो आप प्लस जी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आप देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ प्लस जी लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लस जी करना ही है, प्लस जी आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास दी हुआ है तो आपको करना है, नहीं दिया हुआ है तो ना करें। चलिए अब हम डिविडेंड पे एक जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा डिविडेंड पे क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ए कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 एवरी ईयर, मार्केट प्राइस इज ₹10, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे इजी क्वेश्चन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछा जा सकता है वो ये है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि कॉस्ट जो डिविडेंड है वो क्या है 1, और मार्केट प्राइस क्या है 10 रुपये, तो 10 1 डिवाइड बाई 10 0.1 विच इक्वल्स टू 10%। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जो डिविडेंड का है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। ए कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 per share last year and is expected to grow at the rate 10% every year, compute cost of equity share if market price is ₹44। अब देखिए यहाँ पे आप में से अधिकांश जो बच्चे हैं वो क्या गड़बड़ करेंगे, यहाँ पे सीधा 1 डिवाइड बाई 44 प्लस 0.1 या 10% भी आप लिख सकते हो, ये करके आप इसका आंसर निकाल के आ जाओगे। बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा और बिल्कुल आपको जो है एग्जामिनर है वो 0 मार्क्स देगा। अब यहाँ आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है लास्ट ईयर का डिविडेंड क्या है।
ठीक है, यानी ये डिविडेंड दिया जा चुका है, और जो दिया जा चुका है उसे हम प्रेजेंट वैल्यू में कंसिडर नहीं करते। हमें जो मिलना है, ठीक है, जैसे कि अगर हम आज यहाँ खड़े हैं, आज हम 2 अगस्त को मान लीजिए खड़े हैं, 2 अगस्त को अगर हम आज खड़े हैं, और अगर डिविडेंड जो है वो 1 अगस्त को भी दिया जा चुका है ना, तब भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिया जा चुका है और आज की वैल्यू में उस चीज़ को हम कंसिडर नहीं कर सकते, वो चीज़ निकल चुकी है। बट अगर वही चीज़ 3 अगस्त को देनी थी, लेकिन 3 अगस्त को देनी थी बट वो चीज़ भी डिक्लेयर हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है, तब भी हम उसे जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे भी एक्सक्लूड कर देंगे और हम नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जब 1 रुपये जो डिविडेंड है वो हमें लास्ट ईयर दिया जा चुका है, तो इसका वैल्यू हम लेंगे नहीं। अब 1 रुपये का हर साल का ग्रोथ रेट क्या है, 10%, तो यहाँ पे 1.1 अगले साल मिलेगा, तो यानी 1.1 डिवाइड बाई 44 प्लस 0.10, तो ये हमारा निकल जाएगा। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.1 डिवाइड बाई 44 प्लस 0.20 से हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये निकल के आएगा अपना, ये तो निकल गया 0.025 प्लस 0.10, 0.125 और 12.5%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपको निकल के आएगी वो आएगी 12.5%, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का भी जो है क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो यहाँ पे हम इसे आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी। चलिए, अब हमने अभी तक डिविडेंड का पढ़ा। अब देखिए डिविडेंड होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जब आप पैसे कमाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, आपकी कंपनी ने सब कुछ कट कुड़ा के आपके पास 100 रुपये बचे, कंपनी के पास क्या है 100 रुपये भी बचे हुए हैं। अब 100 रुपये में से कंपनी जो है हो सकता है 50 रुपीज़ डिविडेंड के दे, हो सकता है 0 दे, हो सकता है कुछ ना रखे, और कुछ रुपये अपने पास रख लेती है अपने आगे फ्यूचर के एक्सपेंडिचर को कवर अप करने के लिए और फ्यूचर में और ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ऐसे में देखिए अर्निंग क्या हुआ, जो आपकी 100 रुपये थी, टोटल अर्निंग जो आपकी थी, आपके पास बचा हुआ आपके पास जो टोटल आपका अमाउंट था, उसमें से कुछ पैसा आपने शेयर होल्डर्स को दे दिया और कुछ पैसा अपने पास रखा। तो अब तक हमने जो देखा था, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे, हम इस 50 रुपये के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे थे, जो हमने डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे दिया। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि देखिए यह कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अर्निंग यानी कि जो 100 रुपये है, ये कंप्लीट जो अमाउंट है ये बिलोंग करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यानी जब भी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तब आपको इस 100 पे निकालना चाहिए, क्योंकि ये पूरा पैसा इक्विटी वालों को जाना चाहिए। ये पूरा पैसा जो बिलोंग करता है वो इक्विटी वालों को करता है, इस पर किसी भी और डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई भी राइट होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट निकालना चाहिए वो निकालना चाहिए ऑन ₹100। तो अब तक हम जो 50 रुपये पे निकाल लेते, सेम प्रोसीजर आपको ₹100 पे निकालनी होगी, और इसका नाम बदल के कर दिया अर्निंग अप्रोच या प्राइस अर्निंग बाई प्राइस अप्रोच। अब यहाँ पे सिमिलरली अगर जो आपकी अर्निंग है वो कांस्टेंट है तो फॉर्मूला हो जाएगा E डिवाइड बाई P। उसके बाद अगर आपकी जो अर्निंग है वो ग्रोथ है, अगर उस अर्निंग में, तो अर्निंग की ग्रोथ आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइड बाई प्राइस प्लस ग्रोथ रेट इंक्लूड कर देंगे। और तो यहाँ पे सिमिलरली इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर आपके मान लीजिए फ्लोटिंग कॉस्ट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो E1 डिवाइड बाई P0 माइनस F प्लस G, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये इस तरीके से है। अर्निंग और डिविडेंड को आप इंटरचेंज कर सकते हो, अगर वहाँ पे अर्निंग दिया हुआ है तो आप अर्निंग के हिसाब से निकाल दीजिए, और अगर डिविडेंड दिया हुआ है तो डिविडेंड के हिसाब से निकाल दीजिए। 2 अप्रोचेज, 2 अलग अलग मेथड्स, लेकिन फॉर्मूले सबके एक है। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रोथ रेट है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, और इसको कैलकुलेशन भी कई बार आपके क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो द ग्रोथ रेट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर in calculating cost of equity share capital. Generally 2 methods are used to determine the growth rate, which are discussed below. पहला मेथड है एवरेज मेथड। इट इज़ यूज्ड पास्ट डाटा टू कैलकुलेट ग्रोथ। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे कैलकुलेट इस तरीके से होता है कि मान लीजिए पास्ट में 5 साल पहले आपको 10 रुपये मिलते थे और आज आपको 16 रुपये 10 पैसे मिल रहे हैं। तो ये सिमिलर एग्जाम मैंने क्या है कि एग्जाम्पल जो है मैंने लिया हुआ है अभी, जो मैं आपको क्वेश्चन करूँगा। तो अब आपको बताना है कि ग्रोथ रेट क्या हुई है, ठीक है। तो पहले आपको क्या मिलता था 10 रुपये, और आज के 5 साल बाद, ठीक है,
5 साल बाद यानी कि आज 16 रुपये 10 पैसे मिल रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ रेट क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसका फॉर्मूला है कि हर साल जो ग्रोथ हुआ है वो निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर 1 साल की बात करूँ, मान लीजिए आपको अगर 10 रुपये मिल रहे हैं और अगले साल आपको 11 रुपये मिलने लग गए, तो ग्रोथ रेट आप निकाल सकते हो। हाँ, आराम से निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो ग्रोथ रेट कैसे, 11/10। ठीक है। अब ये जो निकल के आया यानी कि 1.1, तो ये एक फैक्टर निकल के आ गया। ठीक है, ये ग्रोथ रेट नहीं निकली, ये फैक्टर निकल के आ गया। अब आप यहाँ पे -1 कर देते हो तो ये निकल के आ जाएगा 0.1। ठीक है, और जो निकल के आ जाएगा 10%। अब अगर आपको ये निकालना है, जो ग्रोथ रेट है ये 2 ईयर्स की निकालनी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो मान लीजिए 11/10 है, तो यहाँ पे निकल गया 1.1। अब आपको इसे रूट करना पड़ेगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम रूट करोगे और उसके बाद जो आएगा उसको -1 कर दोगे, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। अब जब आपको मान लीजिए कि 10 रुपये हैं और आपको हर साल 10% से ग्रोथ करवानी है, तब आप क्या करते थे, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.1, और जितने भी ईयर्स में आपको ग्रोथ करवानी है उतना आप स्क्वायर कर देते थे। तो ये आप इस तरीके से इसको जब आपने रिवर्स किया, रिवर्स ऑर्डर में जमाया आपने, जब आपको ये ग्रोथ रेट निकालनी थी, तो आपने जब इसको इधर लेके गए तो ये फॉर्मूला आपको बन के आता है। अब इसका एक जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन सिमिलर है कि 16.1 पर शेयर वाइल एज डिविडेंड 5 years एगो वाज ₹10 पर शेयर कंप्यूट ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे भी वापस से वही फॉर्मूला, एन डी डिवाइड बाई डी एन। ठीक है, और यहाँ पे आता है -1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 16.10 डिवाइड बाई 10 का रूट करना है 5 टाइम्स और -1। अब यहाँ पे ये जो निकल के आएगा 1.61 निकल के आ जाएगा, है ना, और ये आपको 5 टाइम्स का रूट करना है। अब यहाँ पे ये अमाउंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेटर पे, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा कि ये आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं आपको टेबल की मदद से निकालना बताता हूँ। तो ये हमारा एक टेबल है जो आपको एग्जाम में दिया रहेगा। अब आपको 5 साल के अंदर 1.61 को निकालना है। तो 1.61 आपको कहाँ दिख रहा है, 1% में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे आपको 1.61 का एक सिमिलर अमाउंट दिख रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ग्रोथ रेट हमारी क्या है, 10% यहाँ पे ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी। चलिए उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ रेट का एक और मॉडल, एक और फॉर्मूला, जॉर्डन ग्रोथ रेट मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है कि जो आपकी रिटेंशन रेट है या रिटेंशन रेशियो है, उसको आपको रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ग्रोथ रेट जो है वो निकल के आ जाएगा। कैसे, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ से हम जाते हैं इधर। तो देखिए मान लीजिए कि आप जो है 100 रुपये अर्न करते हैं और उसमें से 40% जो है वो दे देते हैं डिविडेंड के रूप में, और बाकी 60% जो है आप रिटेन करते हैं, यानी ये आपकी रिटेंशन रेशियो हो गया 60%। अब ये जो 60% रिटेन किया है, इस पर मान लीजिए आप कमाते हैं 10%। ठीक है, तो हर साल आप 6% से ग्रोथ करेंगे। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब समझिए। आपने मान लीजिए कि 100 रुपये लगाए हुए थे या 1000 रुपये लगाए हुए थे। 1000 रुपये लगा करके आपने ग्रोथ 10% आपकी रेट ऑफ रिटर्न दी, आपने 100 रुपये कमाए। 100 रुपये में से आपने 40 रुपीज़ डिविडेंड दे दिया और 60 रुपीज़ आपने रिटर्न कर लिया। यानी अगले साल आप क्या करेंगे, 1060 रुपये लगाओगे। तो यहाँ पे आपने 1000 की बजाय अब 1060 रुपये लगाए। 1060 में आपने 6% सॉरी आपने 10% कमाया, तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो 106 रुपये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो ग्रोथ है वो कितना हुआ, 6% से ही ग्रोथ हो रहा है, जो कि इक्वल है 60 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक फॉर्मूला जो है हमारा सिद्ध हो रहा है। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए हर साल आप जो बचा रहे हो उस पर जितना एक्स्ट्रा कमाओगे वही तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जैसे अगर आपने 60 रुपये बचाए और अगले साल आप उस 60 पे जितना कमा पाओगे, यानी कि आपने जितना बचाया मल्टीप्लाई बाय उस पर जितना कमाओगे उतना ही आपकी हर साल जो है ग्रोथ होती जाएगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करके लिया गया है कि आपने जितना रिटेन किया मल्टीप्लाई बाय जितना उस पर अर्न किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपकी नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट का सिंपल फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई आर। बी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो जो आपने रिटेन किया, और आर यानी कि आपकी जो
रेट ऑफ रिटर्न है ऑन द फंड्स। तो इस तरीके से आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। अब आगे के जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।